हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, कल के टॉपिक का ये सब टॉपिक है। कल का पहला हमारा लेक्चर था पॉलिटी में और उसका टॉपिक था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिससे इजली जो है समझ आ जाए और नोट्स भी बना सकें, उसको लर्न कर लें। तो हमने उसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो पहले के 2 सेक्शन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, और आज हमारा 3rd सेक्शन है और 3rd सेक्शन को हम इसमें कवर करेंगे। तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, पहली मीटिंग इनकी कब हुई थी। देखिए, मैं सारी नोट्स को शॉर्ट में बनाई हूँ क्योंकि मेरे को लेंदी नोट्स नहीं चाहिए। लेंदी नोट्स बनाकर वीडियो को लेंदी नहीं बनाना है। तो शॉर्ट्स नोट्स में जो है कि आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की, चाहे आप किसी भी लेवल का दे रहे हो। फर्जी में जो है कि वीडियो लॉन्ग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मैंने जो है शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा वीडियो में। तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और पहली बार इनकी मीटिंग अटेंड किए थे कितने लोग, 211 मेंबर्स इस मीटिंग को अटेंड किए थे जब इनकी पहली बैठक हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इस असेंबली के प्रेसिडेंट बने। पूछ सकता है कभी कभी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक SC मुखर्जी और एक VT कृष्णामाचारी। तो 2 रहे वाइस प्रेसिडेंट और 1 रहे प्रेसिडेंट। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को 1946, और मेंबर कितने अटेंड किए थे फर्स्ट टाइम, 211। तो ये रहा वर्किंग मेंबर्स के बारे में। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। देखिए, कुछ चेंजेस इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया। जिस समय असेंबली बनी उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है, 5-6 महीने के बाद क्या होता है, माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून को 1946 को। जैसा कि आप देखेंगे इनकी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर लास्ट 46 में हुई थी, और इनकी प्लानिंग कब आती माउंटबेटन की, 3 जून 1947 को। तो जब ये प्लानिंग आती है तो उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया जाता है। उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट में। तो चेंजेस के में क्या होते हैं कि असेंबली को क्या बना दिया जाता है, एक सॉवरेन बॉडी बना दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए, अभी हमने जान लिया कि वर्किंग मेंबर्स कौन थे, प्रेसिडेंट कितने थे, फर्स्ट मीटिंग कब हुई। अब क्या होता है कि उस असेंबली के अंडर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुछ चेंजेस भी किए जाते हैं बाद में। तो वो चेंजेस कब हुआ, देखिए ये चेंजेस तब होता है जब माउंटबेटन का प्लान आता है। माउंटबेटन का प्लान आता है 3 जून 1947 को। उसके बाद क्या होता है कि इंडिपेंडेंस एक्ट जो रहता है 1947, वो कुछ चेंजेस लाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंजेस लेके आता है, वो चेंजेस ये होता है कि असेंबली को पूरी तरीके से सॉवरेन बॉडी बना दिया जाता है। सॉवरेन बॉडी मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाएगा और लेजिस्लेटिव लॉज को भी बनाएगा, यानी कि जो लॉज होते हैं टेम्पररी हमारे देश को चलाने के लिए, उन्हें भी बनाएगा। तो ये होती है हमारी असेंबली, यानी कि असेंबली अब सॉवरेन बॉडी बन गई। नेक्स्ट चेंजेस क्या लाया गया, चेंजेस में ये हुआ कि असेंबली आल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को बना दिया जाता है। तो अब असेंबली किस तरीके की बॉडी हो गई, 2 तरीके की बॉडी हो गई। पहला ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी, और दूसरा ऑर्डिनरी लॉज को भी बनाएगी। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी तब उसको चेयर करने वाला जो पर्सन होते थे वो अलग होते थे, और जब ऑर्डिनरी लॉज बनाते थे उस समय उसको चेयर कोई और करता था। यानी कि बॉडी एक ही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पर वो 2 तरीके से काम करती थी। एक समय मिलती थी ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए, यानी कि जो हमारे देश को चलाने के लिए छोटे मोटे लॉज बनते थे उनको बनाने के लिए जब मिलती थी, तब उसको कौन चेयर करता था, तब चेयर करते थे GV मावलंकर। लेकिन जब वही संविधान बनाने की बात आती थी उस समय कौन चेयर करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 3rd चेंजेस क्या था। 3rd चेंजेस इनका ये था कि मुस्लिम लीग मेंबर्स विथड्रू फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मुस्लिम लीग माउंटबेटन प्लान के बाद मुस्लिम लीग जो थे अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब असेंबली से कोई भी लोग बाहर होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी।
तो जो टोटल स्ट्रेंथ रहती है वो घट करके कितनी हो जाती है 299, यानी 299 हो जाती है। पहले कितनी रहती है 1946 में 389। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है पहली बार 1946 में, तब कितने मेंबर रहते हैं टोटल 389, और जब मुस्लिम लीग निकल जाती है तो ये स्ट्रेंथ बचती है 299। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए प्रीवियस 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। पहला था डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दूसरा था कंपोजिशन, और थर्ड था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फोर्थ है ये, और लास्ट है हमारा कमिटी के बारे में। तो ये कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिना स्किप किए पूरा एकदम अच्छे से पढ़िएगा और लर्न भी करिएगा। तो इसीलिए मैंने सीक्वेंस भी इसका इजी वे में बनाया है कि जिससे आपको लर्न हो जाए। तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। कमिटीज़ क्या थी? देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 तरह की कमिटी थी, 3 तरह की कमिटी आप कह सकते हो। एक थी मेजर कमिटी, एक रही माइनर कमिटी, और एक रही ड्राफ्टिंग कमिटी। तो तीनों कमिटी को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा मेजर कमिटी, जो मेन कमिटीज थी उनको मेजर कमिटी में डाला गया। तो पहली कमिटी थी यूनियन पावर कमिटी। यूनियन पावर कमिटी को हेड किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी को भी किसने हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। यूनियन पावर एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा। अब है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन अलग। यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, प्रोविंशियल यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो स्टेट वाली पार्टी किसने हेड की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इसे आप एक स्टोरी से भी याद कर सकते हैं कि जब हमारे सारे स्टेट को एक साथ जोड़ने की बारी आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें मेन रोल प्ले किया था। तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, इसलिए क्योंकि वो सारे स्टेट को एक साथ जोड़ने में हेल्प किए थे। फिर है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको किसने हेड किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हेड किया था। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी को आप अलग सेक्शन में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसमें टोटल कितने मेंबर थे और कौन कौन से मेंबर थे। तो आप इन तक वीडियो देखिएगा पेशेंस के साथ, तो आप पूरा इसमें के बारे में जान पाएंगे। तो देखिए फिफ्थ हमारा कौन है? एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया से रिलेटेड। तो इस एडवाइजरी कमेटी को भी किसने हेड किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट था रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को हेड किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्टीयरिंग कमेटी को भी हेड किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्टेट कमेटी को किसने हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू। तो ये रहे हमारे मेजर कमिटीज़। अब हम जानेंगे माइनर कमिटीज़ के बारे में। माइनर कमिटीज़ थे क्या, कौन कौन से थे? टोटल 13 माइनर कमिटीज़ बनाए गए थे, पर मैंने मेन 10 टॉपिक्स को कवर किया है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी को हेड किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजन, देखिए मैंने इसका सीक्वेंस इसलिए बनाया है कि आपको इजीली याद हो जाए। जैसे एडहॉक कमेटी से रिलेटेड 3 बनी थी, एक नेशनल फ्लैग पे बनी थी, एक सिटीजनशिप पे बनी थी, और एक सुप्रीम कोर्ट पे बनी थी। तो नेशनल फ्लैग वाला कमेटी हेड किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सिटीजनशिप और सुप्रीम कोर्ट पे जो एडहॉक कमेटी बनी थी उसको हेड किए थे S वराडचारी। फिफ्थ कमेटी थी क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल कमेटी को अलादे कृष्णा स्वामी अय्यर ने हेड किया था। हाउस कमेटी को V पटाभी सितरमैया, एंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी को डॉक्टर KM मुंशी। देखिए आप डॉक्टर KM मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेम को यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि डॉक्टर लगा हुआ है दोनों के नाम के आगे। और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को हेड किए थे S.K. धार। एक्सपर्ट कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसको हेड किए थे V पटाभी सितरमैया। फिर है कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसको हेड किए थे G.V. मावलंकर, जो ऑर्डिनरी लॉ के समय प्रेसिडेंट बनते थे, उन्होंने ही इस कमेटी को हेड किया था। और एक है एक्सपर्ट कमेटी ऑन फिनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हेड की थी नलिनी रंजन सरकार। अब देखिए क्या है कि कुछ कमेटी को जिन लोगों ने हेड किया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, जैसे कि
एस वराडचारी जो थे उन्होंने कमिटीज़ को हेड किया था, एड हॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड एड हॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप। इन दोनों कमिटी को एस वराडचारी जी ने हेड किया था, बट ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट उन्होंने हेड किया उस कमिटी को। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि इनमें से कौन से जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो एस वराडचारी जी जो है नहीं थे, एस के आधार भी नहीं थे जो लिंग्विस्टिक कमेटी को हेड किए थे, और नलिनी रंजन सरकार जो कि फिनेंशियल प्रोविज़न की एक्सपर्ट कमेटी बनी थी की हेड बनी थी, इन्होंने भी हेड तो किया था, बट जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो ये रहा कमिटी से रिलेटेड। मेजर एंड माइनर कमेटी हो गए हमारा। अब थर्ड कमेटी है हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप कब हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। देखिए ये डेट कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में रैंडमली पूछ लेता है तो फिर हमें नहीं याद होता है, इसलिए इन डेट को याद करके रखिएगा। इतना समझ लीजिए कि इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं वो वही ऐड किया गया है जो एग्ज़ाम्स में पूछते ही हैं, वो एग्ज़ाम्स में आता ही है, उसी चीज़ को मैंने डाला है। यानी रेलिवेंट मटेरियल ही सिर्फ हमारे वीडियो में आपको मिलेंगे, इरेलीवेंट चीज़ें मैंने बेवजह की नहीं डाली हैं। तो आपको यहाँ से जो है कि हर एक चीज़ें याद करके चलिए ध्यान से। तो आप इसे चाहें तो सीक्वेंस में नोट डाउन भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसमें कितने मेंबर्स थे। देखिए ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी एग्ज़ाम से डायरेक्टली पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, उनके नेम नीचे दिए हुए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, हमने मेजर कमेटी में पढ़ा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और सेकंड मेंबर थे N गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए मैंने इसे याद करने के लिए एक ट्रिक्स अपने दिमाग में रखा था। अय्यर अयंगर दोनों भाई भाई हैं, इसलिए लास्ट में जिसका अय्यर अयंगर आएगा मैं जो है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में उनको रखूँगी। डॉक्टर KM मुंशी हो गए। डॉक्टर KM मुंशी को डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ऐड कर सकते हैं। फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, N माधव राव थे जिन्होंने BL मित्तल को रिप्लेस किया था। यानी कि ये पहले मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, BL मित्तल को रिप्लेस करके इनको लाया गया था। TT कृष्णामाचारी लास्ट मेंबर यानी कि 7 मेंबर थे, इन्होंने DP खैतान को रिप्लेस किया था, इनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से इनको लाया गया था TT कृष्णामाचारी को। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने और अडॉप्ट करने का डेट डिफरेंस अलग अलग था। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को जब बन के आया वो आया था 26 नवंबर 1949 को। उस समय कुछ प्रोविजंस को अप्लाई किए गए थे देश में, पूरे प्रोविजंस को नहीं अप्लाई किए गए थे। फिर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से पूरे देश में लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।